नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी का टाइटल है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसे लिखा है ए.जे. क्रॉनिन ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन या फिर महोदय, और वेरोना इटली का एक बहुत ही फेमस शहर है। इस लेसन का टाइटल का मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, वेरोना शहर के दो सज्जन या फिर वेरोना शहर के दो महोदय। ठीक इसी नाम से विलियम शेक्सपियर ने एक उपन्यास भी लिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। वेरोना शहर रोमियो और जूलियट की कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम राइटर ऑथर ए.जे. क्रॉनिन के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ए.जे. क्रॉनिन। ए.जे. क्रॉनिन का पूरा नाम है आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन। इनका बर्थ हुआ था 19 जुलाई 1886 में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1981 में। अब आप ए.जे. क्रॉनिन का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। ए.जे. क्रॉनिन असल में एक वर्किंग डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे, लेकिन उन्होंने अपना वर्किंग करियर छोड़कर राइटिंग में अपनी शुरुआत की और वहां भी वे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। अब हम बात करेंगे ए.जे. क्रॉनिन के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे कि द सिटाडेल, द स्टार्स लुक डाउन, द ग्रीन ईयर्स, द वुमन ऑफ द अर्थ। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी कहानी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपको ये समझना होगा कि मैं एक लेखक हूँ और मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। जब हम आल्प पर्वतों की पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, वेरोना शहर के बाहर हमें दो बच्चों ने रोका। वे दोनों जंगलियां स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। इनसे फल मत खरीदिए, ल्यूगी ने हमें चेताया। ल्यूगी असल में हमारा ड्राइवर था। वह आगे कहने लगा कि इससे कई ज़्यादा अच्छे फल हमें वेरोना शहर में मिलेंगे, तो हमें इन बच्चों से फल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने दोनों कंधों को मनाही में उठाया, मानो वो ये कह रहा हो, भला इन बच्चों को तो देखिए, ये कितने ज़्यादा मलिन दिख रहे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एक बच्चे ने जर्सी और खाकी रंग का चड्डा पहन कर रखा था और दूसरे बच्चे ने आर्मी का एक ट्यूनिक यानी कि चुस्त कुर्ता पहन कर रखा था, जो उसके पतले शरीर पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा था। मैं उन दोनों बच्चों को एकटक नज़र से देख रहा था। दोनों का रंग भूरा था और बाल उलझे हुए थे। उनकी आंखों में एक सच्चाई थी और कोई ताकत मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। उन दोनों बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मेरा साथी फिर उन दोनों बच्चों से बातें करने लगा। बातों बातों में यह मालूम पड़ा कि दोनों भाई हैं। पहले का नाम है निकोला, जो कि बड़ा भाई है और उसकी उम्र 13 साल की है। छोटे भाई का नाम है जेकोपो, जिसकी उम्र लगभग 12 साल की है। वह दोनों बड़ी मुश्किल से हमारे कार के हैंडल तक पहुंच पा रहे थे। हमने उन दोनों से उनकी सबसे बड़ी टोकरी खरीदी और फिर हम शहर की तरफ रवाना हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली सुबह जब मैं होटल से बाहर निकल रहा था, तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त नीचे झुककर अपने जूतों को पॉलिश करवा रहा है। उसके साइड में ही एक माउंटेन था और उस जगह को द पब्लिक स्क्वायर यानी कि द पब्लिक चौराहे के नाम से जाना जाता था। और यह वह समय था जब बिजनेस अपनी सबसे तेजी पर होता था। हम उन्हें कुछ देर तक देखते रहे और जब बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ने लगा तब हम वहां से चल दिए। तब उन्होंने हमें देखकर बड़े ही दोस्ताना तरीके से हमारा अभिवादन किया। मैंने कहा, मुझे लगता था कि तुम फल बेचकर अपना जीवन यापन करते हो। तो जवाब में निकोला ने कहा, नहीं नहीं सर, हम बहुत सी और चीजें भी करते हैं। वह दोनों हमें आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। वो ये भी बता रहे थे कि वो टूरिस्ट का काम भी करते हैं और नए नए विजिटर्स को अलग अलग जगह घुमाने के लिए ले जाते हैं, जैसे कि जूलियट का मकबरा और भी अलग अलग जगह इस शहर में। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ ठीक है, तुम हमें भी ले जा सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जब हम घूम रहे थे तब मेरा ध्यान उनके अद्भुत व्यवहार पर भी गया।
वो दोनों बच्चे जरूर थे लेकिन अनाड़ी बिल्कुल भी नहीं थे। जैकब किसी गिलहरी की तरह तेज था और निकोल के चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहती थी। उन दोनों के चेहरे बच्चों जैसे तो थे लेकिन उनके चेहरे पे एक गंभीरता भी थी जो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। एक सप्ताह में वे हमें कई बार दिख जाते और वे हमारे बहुत ही काम आते। अगर हमें अमेरिकन सिगरेट का पैकेट चाहिए हो या फिर ओपेरा में बैठने के लिए कोई सीट चाहिए हो या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम जानना हो, निकोल और जैकब हमें हमेशा संतुष्ट करते। वह दोनों काम करने के लिए हमेशा आतुर रहते। गर्मियों के दिनों में तेज धूप में वे जूते चमकाते, फल बेचते, न्यूज़पेपर की रेहड़ी लगाते और टूरिस्ट गाइड बनकर पूरे शहर में लोगों को घुमाते और कभी कभार संदेश वाहक बनकर इधर उधर संदेश भी भेजते। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एक रात जब चौराहा एकदम सुनसान था तब हम उनके पास पहुंचे। वह दोनों लाइट के नीचे स्टोन के फुटपाथ पर आराम कर रहे थे और निकोला बहुत ही ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। उनके पैरों के पास न्यूज़पेपर के बंडल पड़े हुए थे जो अभी तक नहीं बिके थे। जैकब का सिर उसके भाई के कंधे पर था और वह सो चुका था। यह लगभग आधी रात का समय हो गया था। आज बहुत लेट हो गए निकोला। हाँ, हम पाडुआ जाने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चे कुछ न्यूज़पेपर्स भी बेच सकें। आज तुमने लगता है बहुत काम किया, तुम थक गए हो। नहीं सर, हम कभी शिकायत नहीं करते, निकोला ने कहा। अगली सुबह मैं फाउंटेन के पास गया और मैंने अपने जूतों को पॉलिश करवाया। मैंने कहा, निकोला और जैकब, तुम जिस तरीके से काम करते हो उससे तो तुम काफ़ी पैसा कमा लेते होंगे। तुम अपने कपड़ों पे यह पैसा खर्च नहीं करते और हाँ, मैंने तुम्हें खाते हुए भी देखा है। तुम केवल काली ब्रेड और अंजीर खाते हो। आखिरकार तुम इतना पैसा कहाँ खर्च करते हो? धूप में उसका रंग पूरी तरीके से जल चुका था और अब वह पीला पड़ने लगा था। वह जमीन की तरफ देख रहा था। तब मैंने उससे कहा, क्या तुम ये पैसे इसलिए इकट्ठा कर रहे हो ताकि तुम अमेरिका जा सको? तब उसने मेरी तरफ देखा और फिर कुछ कहने का प्रयास किया। वो कहने लगा, हाँ, हम वहाँ पर ज़रूर जाना चाहेंगे लेकिन अभी हमारे कुछ और प्लान हैं, हमें अभी कुछ और काम है। मैंने कहा, काम कौन से काम? तब उसने हंसते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया, काम, सिर्फ काम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने कहा कि हम सोमवार को यहाँ से रवाना होंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? निकोला ने हाँ में सर हिलाया। इतने में ही जैकब बोल पड़ा, हर रविवार के दिन हम यहाँ से एक जगह जाते हैं। उस जगह का नाम है पोलेटा, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ जाने के लिए हम साइकिल भाड़े पर लेते हैं। अब हमें परसों ही वहाँ पर जाना है। क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, क्या आप हमें कार से वहाँ तक भेज सकते हैं? मैं ल्यूगी को पहले ही संडे की छुट्टी दे चुका हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ड्राइव कर वहाँ पर ले जाऊँगा। वो दोनों कुछ देर के लिए चुप थे। निकोला अपने भाई की तरफ नाराजगी से देख रहा था। इतने में ही वो कहने लगा कि सर, हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहते। मैंने कहा कि इसमें तकलीफ की कोई भी बात नहीं। उसने अपने होठों को दांत से दबा कर रखा और फिर कहने लगा, ठीक है। उसी दिन दोपहर में हम छोटे गांव से होते हुए पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि जहां हम जा रहे हैं वह जगह सिर्फ रहने लायक होगी। जैकब मुझे रास्ता दिखा रहा था। आखिरकार हम एक बड़े से लाल घर के सामने जा पहुंचे जिसकी पूरी छत लाल कलर की थी और उसकी दीवारें स्टोन यानी कि पत्थरों से बनी हुई थी। कुछ देर के लिए तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी सांसों को संभाला और मेरे दोनों पैसेंजर गाड़ी से उतर चुके थे। हमें काफ़ी देर हो गई है, शायद 1 घंटा। मुझे लगता है कि आपको गांव के कैफ़े में जाकर कुछ पीना चाहिए। यह कहकर वे दीवार के कोने से कहीं गायब हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ देर बाद मैंने उनका पीछा किया और मैंने उन्हें एक ग्रिल से बने दरवाजे के पास पाया। फिर मैंने घंटी बजाई तो सामने से एक महिला चलते हुए आई जिसने स्टील फ्रेम के चश्मे को पहन कर रखा था। मैं अपनी आंखें झपझपा रहा था। मैंने देखा कि वह महिला पूरे सफ़ेद कपड़े में पहनी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो कोई एक प्रोफेशनल ट्रेंड नर्स हो। मैंने उससे कहा कि मैं 2 छोटे बच्चों को यहाँ पर लाया हूँ। ओह अच्छा, उसका चेहरा जगमगा गया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। निकोला और जैकब, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। उसने मुझे ले जाकर एक ठंडी सी दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया।
असल में वह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, न कि कोई बहुत बड़ा घर। दरवाजे के साइड में एक क्यूबिकल था जहां पर एक नर्स बैठी हुई थी। उसने अपनी उंगली को उठाकर अपने होठों पर रख लिया था। मैं इशारा समझ गया था। मैं मुस्कुरा दिया और फिर मैं ग्लास के सहारे आर पार देखने लगा। दोनों बच्चे पलंग के अगल बगल में बैठे हुए थे और बीच में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 20 साल की रही होगी। वह तकियों के सहारे बैठी हुई थी और उसने एक सुंदर सा जैकेट पहन कर रखा था। वह उन दोनों बच्चों की बकबक सुन रही थी और उसकी आंखें कमजोर और नाजुक दिखाई दे रही थी। कोई भी देखकर यह बता सकता था कि वह दोनों उसके भाई हैं। टेबल पर एक वास रखा हुआ था जिसमें जंगली फूल थे और उसके साइड में कुछ फ्रूट्स और बुक्सें रखी हुई थी। क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? नर्स ने कहा। ल्यूसिया आपको देखकर बहुत ही खुश होगी। मैंने अपना सर हिलाया और आगे के लिए मुड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं उनकी फैमिली पार्टी में दखल ना दूं। मैं आगे गया। मैंने सीढ़ियां चढ़ी और फिर उस लड़की से कहा, क्या तुम इन बच्चों के बारे में मुझे बताओगी? अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। वह बहुत ही आतुरता से बताने लगी कि वह इस पूरी दुनिया में अकेली है और उसके सिर्फ ये 2 भाई हैं और कोई भी नहीं। उसके पिता, जिनकी पत्नी नहीं थी, असल में गायक थे जिन्हें युद्ध के शुरुआती दिनों में मार दिया गया और उसके बाद उस पूरे इलाके में गोलाबारी और बमबारी की गई जिसमें उनका घर तबाह हो गया और वह तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। उन्होंने हमेशा से सभ्य और एक आरामदायक जीवन जिया था। ल्यूसिया खुद भी गाने की तैयारी कर रही थी। यह सब होने के बाद उन्होंने भूखमरी और ठंड को बहुत सहा। कई महीने तक बड़ी मुश्किल से हम खुद को जीवित रख पाए। हमने अपने मलबे से अपना घर बनाया और वहीं पर रहे। लगभग 3 साल तक जर्मन्स ने हमारी सिटी पर राज किया। बच्चे जब बड़े हो रहे थे तभी से वो जर्मन से नफरत करने लगे। जब विरोधी आंदोलन शुरू हुए तो वह उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी और शांति आ गई तो उन्होंने अपनी बहन को ढूंढा और वह अपनी बहन के पास वापस आ गए। उन्होंने अपनी बहन को बीमार पाया और उनकी बहन ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन नाम की बीमारी से ग्रसित थी। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी होना। वो कुछ देर के लिए रुक गई और फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। क्या उन लोगों ने हार मान ली? शायद इस सवाल का जवाब देने की जरूरत मुझे नहीं है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आए और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब लगभग 12 महीनों से वो एक पेशेंट थी और वे अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। हॉस्पिटल को ये पूरा भरोसा था कि वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और न सिर्फ चलने बल्कि गाने भी लगेगी। हाँ, अब सब चीज़ें आसान नहीं होगी। हम रहने, खाने और इलाज के लिए पैसे चार्ज करते हैं, जो ल्यूसिया के भाई हर सप्ताह हॉस्पिटल को टाइम से पेमेंट कर देते हैं। वह आगे कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि ये क्या करते हैं और मैंने ना ही कभी जानने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ यह जानती हूँ कि वेरोना में काम की कोई कमी नहीं है। मुझे मालूम है जो भी ये काम करते होंगे बहुत अच्छा करते होंगे। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये दोनों वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं बाहर रुककर इंतज़ार करने लगा और फिर दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर शहर वापस लेकर आ गया। दोनों मेरे साइड में एकदम चुप होकर बैठे थे और मैंने भी एक शब्द नहीं कहा। मैं ये जानता था कि वह दोनों अपना सीक्रेट रखना चाहते हैं। उन दोनों की इस निष्ठा से मैं अंदर तक झंझोर गया था। युद्ध भी उनके साहस को तोड़ नहीं सका। उनके इस निस्वार्थ भाव ने मानवता को एक नई आस दिखाई है। दोस्तों, ये था पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। युद्ध के बाद लिखी इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।